सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन 12 भावों से बाहर हो। घर और भाव सेम होते हैं। सेम चीज है। तन धन भाई सदन परिवारा रोग मृत्यु पिच दारा बिराजा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जो इन 12 घरों के अंदर ना छुपा हो। पहले भाव से आता है जी आपकी पर्सनैलिटी, इंसान के फितरत के बारे में जान जाते हैं, परिवार के बारे में जो जानकारी मिलती है। हाँ, आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, आप अलग रहेंगे, दूसरे घर से बदल आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। शरीर के सारे भाग किसी सारे के सारे भाग किसी न किसी घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है जी आपके छोटे बहन भाई। जिसकी पढ़ाई कम है वो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस को हम कहते हैं जी मातृ सुख। आगे में संतान है नहीं या है, नहीं है उसका आपको पांचवां पांचवें घर। घर से पता लगेगा। रोग नक्षत्र जिंदगी के उतार चढ़ाव जो आदमी के जिंदगी के दुख है उसको छठे घर से। आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये आपको सातवें घर से पता लगेगा। दुनिया में कोई रिसर्च होती है ना जी, वो लोग करते हैं जिनका 8वां घर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो। 9th हाउस है जी लक भाग्य आपका। 10th हाउस है जी रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। 11वां घर है जी इच्छा पूर्ति का घर। विदेश यात्रा 12वें घर से आती है। अगले साल कोई बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी 29 मार्च 2025। पूरे विश्व का अच्छे समय आने वाला है। एक एक कोने में प्रभाव पड़ेगा। सोने के भाव काफी बढ़ जाएंगे। हमारे धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक हम 16 संस्कारों में बंधे हुए हैं। गर्भ को धारण करने का संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतन्य संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। 6 संस्कार है जी हमारा निष्करण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। 8वां संस्कार है जी मुंडन संस्कार। सर 9th है जी कर्ण भी। 10th है जी हमारा विद्या। वो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने के बाद मिलती है। 24 से 27 के बीच में आपको विवाह संस्कार विवाह कर लेना चाहिए जी। अगर 27 आप पार कर गए ना, फिर आप शनि देवता के संपर्क में आ रहे हो, जन्म मरण चक्कर से बचना चाहते हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित करें। इसीलिए अंतिम संस्कार को बोला जाता है राम नाम सत्य। भगवान महादेव अपने शरीर के ऊपर भस्म रमाते हैं। इन 16 संस्कारों को अपनाकर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जो अपने धर्म को जानता है वो जीवन में हर तरह के संघर्ष को पार कर जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको सनातन की जानकारी के लिए आपके भाव उठ रहे हैं। आप सनातन के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको सनातन में एस्ट्रोलॉजी के भावों के बारे में बताएंगे। मेरे साथ हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी राजकुमार शर्मा जी, स्वागत है जी आपका। जय श्री राम विनय जी। बहुत धन्यवाद, आप सनातन की इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं हर रोज। सर कोशिश है, प्रयास है। जो लोग, भाग्यशाली हैं हम सब लोग जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आते हैं। हमारा समय आपके लिए है जी, समाज के लिए है, अपने धर्म के लिए है। कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ जी। अक्सर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वो एक कागज़ पे कुछ लकीरें सी खींच के एक खाना सा बनाते हैं। हाँ जी। एक पूरा गांव बनाते हैं, उसके अंदर करे घर होते हैं। तो ज्योतिष एक गांव जिसके अंदर 12 घर होते हैं, कागज़ पे लकीरें बना के कुछ चार्ट सा बनाया जाता है, जिसे शायद बर्थ चार्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम लगन कुंडली के नाम से जानते ये हैं। जो चार्ट बनाते हैं, जो लकीरें खींचते हैं, इसके बारे में बताइए क्या होता क्या? ये लगन कुंडली बनती है जी आपके बर्थ टाइम के समय। एक कुंडली बनाने के लिए आपको एक चौरस खाना बनाना है। एक लगन, जी हाँ, उसके बीच में आपको लाइनें ड्रॉ करके 12 भाग बनाने। 12 भाव हम उसे बनाते हैं। एक गांव में आपने 12 घर बना दिए। 12 घर बना दिए जी। अब इन 12 घरों का इसी के ऊपर आपकी जिंदगी टिकी है सारी। जी, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन 12 भावों से बाहर हो। हम भाग्यशाली हैं, आप हमें एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं। लोगों को भ्रमित नहीं होना, समझना है, लोगों को व्यस्त में पैसा खराब नहीं करना, नगों के ऊपर, रत्नों के ऊपर, लोगों को समझना है। प्रैक्टिकल साइंस है। मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ पूछ भी रहा था, तो आपने मुझे उसका रेफरेंस दिखाया एक ग्रंथ में कि अगर आपके 12वें घर में ये है तो उसके बारे में क्या लिखा गया है ज्योतिष में। तो आपने वो पढ़ के भी मुझे बताया। तो आज आपसे डिटेल्ड में जानना चाहूँगा। एक साधारण प्राणी, एक साधारण आदमी
जिसने किसी भी ऐप पे गया, किसी भी जन्म कुंडली के सॉफ्टवेयर पे गया, अपनी जन्म तारीख डाली, अपना समय और स्थान डाला, उसका एक बर्थ चार्ट बन के उसके सामने आ गया। लगन कुंडली उसकी बन के अब सामने आ इस गई। बर्थ चार्ट को देखना कैसे है? बहुत आसान विधि है जी उसे देखने की। 12 घर हैं लगन कुंडली के हर अंदर। एक खाने के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर एक घर लिखा है होता है। जो सबसे पहला घर है उसे हम लगन, घर और भाव सेम होते हैं। सेम चीज है जी, सेम चीज थिंग है, सेम थिंग है। अच्छा, पहले घर का बताइए, पहला घर हम किसका इसे होता लगन बोलते हैं जी। लगन, फर्स्ट हाउस आपका लगन है। है? जी लगन का अर्थ शादी वाला लगन नहीं है ये। जी लगन कुंडली का पहले भाव को हम लगन बोलते हैं। जो वृक- फर्स्ट हाउस है वो लगन वो हाउस है। लगन है। वहां से किस किस वहां चीज से का हमने प्रतीत होता कुंडली स्टार्ट करनी है जी अपनी। है? जी, वहां से हम कुंडली देखना शुरू करते हैं। कोई भी आदमी अपनी कुंडली खुद देख बहुत सकता है। आसानी से देख सकता है जी। आपको सबसे पहला घर देखना है लगन। लगन। अब लगन हमने में क्या देखना होता है? देखना क्या होता है? जी महर्षि पराशर लिखते हैं जी, तन धन भाई जी सदन परिवारा जी रोग मृत्यु विच दारा बिराजा। जी इस एक श्लोक में उन्होंने 12 के 12 घरों के बारे में सब कुछ बता दिया। जी तन धन भाई जी सदन परिवारा रोग मृत्यु विच दारा बिराजा धर्म कर्म लाभ रुहानी ये 12 तथ्य कहे मुनि ज्ञानी। ये 12 के 12 भावों के बारे में उन्होंने एक दोह में आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम इसे डीप, इनसे पूरे जीवन के हर क्षेत्र को हर क्षेत्र नियंत्रित किया जा को, सकता ऐसा है। कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जी जो इन 12 घरों के अंदर ना छुपा हो। आपका बचपन, आपका जीवन, सब आपका कुछ। दुख सुख, आपकी मृत्यु, आपकी परोपकार, हर चीज आपकी भावों में लिखी गई है already। सब कुछ फिक्स है जी। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपने, आपके प्रश्न का उत्तर किस भाव में है। सो कुंडली के अंदर 12 प्रकार के भाव होते हैं। 12 घर होते हर हैं एक जी। भाव घर का अपना खुद का महत्व खुद है। का महत्व है। सबसे पहले हम बात पहला करेंगे घर है लगन। लगन, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। जी। हमने यहाँ से कुंडली देखनी शुरू करनी है जी। पहले भाव से आता है जी आपकी पर्सनैलिटी, जी आपका स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी कद काठी, छोटी है, बड़ी है, मध्यम है। पहले भाग से पता ये लगेगा। पहले भाव से। आप स्वार्थी हैं, आप परोपकारी हैं, आप सेल्फिश हैं, आप चोर हैं, चोर ये का भी पता सब लगे। कुछ पहले भाव से पता लग जाता है जी। आप साधु हैं, आप चोर हैं। सब कुछ जन्म के समय फिक्स हो जाता है जी। पहले भाव से आप इंसान के फितरत के बारे में जान जाते हो। ये पहले बड़ा भाग होके में जो उसके ग्रह है उससे हमें ये प्रतीत हो जाता पहले है ये भाव आदमी से क्या बनेगा जी, पहले से क्लियर है। फिक्स सब किसी कुछ बच्चे clear ने डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना है, ये कुछ भी बनना है, सब हमें कुछ उसके भावों कुंडली, से, उसके घरों से पता लगेगा। सब पता लग जाएगा जी वो क्या अब जो बनेगा। लगन का भाव है, पहला भाग लगन है, उसको एक मानव जीवन में कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? लगन से कद काठी आती है जी। कद- आपकी सोच आती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपके विचार अच्छे हैं, बुरे हैं। आप सेल्फिश हैं, स्वभाव भी पता चल जाता स्वभाव, आप सेल्फिश हैं। आपकी रिस्पेक्ट कितनी है समाज में। अगर हम बात करें रिलेटिव की तो आपके दादाजी की नेचर पता लगती है, आपके रिलेशन पता लगते हैं, दादाजी से रिलेशन आपके कैसे हैं। है। जी ये फर्स्ट हाउस के मेन फीचर्स हैं जो हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी फर्स्ट हाउस से आपकी हेल्थ पता लगती है जी। जी अब बात करेंगे सेकंड हाउस की। जी सेकंड हाउस को कैसे प्रिडिक्ट करना है जी। हमने कुंडली के एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जी पहले भाव से हम अब सेकंड भाव की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज। जी ठीक है जी। जी। सेकंड हाउस से आते हैं जी हमारी बोलबानी। आप कैसा बोलते हैं। जी आप मीठा बोलते हैं, आप गालियां निकालते हैं, आप रूड बोलते हैं, आप कठोर आप स्वभाव के कठोर है, हैं। आपका बोलने का ढंग स्लो है, तेज है। जी ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से पता लगती हैं जी। आपकी खान पीन की आदतें, आप नॉन वेज खाएंगे, वो भी पता चल जाएगा। आप वेज खाएंगे, आप तेज खाएंगे, आप जल्दी खाएं, आप आराम से खाएंगे, आपका खाने का स्टैंडर्ड क्या है। आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाता है। बैंक बैलेंस का पता चलता है जी। बैंक से डिस्प्यूट का पता चलता है। कुछ लोग दिवालिये हो जाते हैं, वो सेकंड हाउस से हो जाते हैं। एसडीएम किसे बोलते हैं जी विनय जी। एसडीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट होते हैं, सब वो डिविजनल इतना सीरियस नहीं होना जी हमारे साथ रह के।
STM का मतलब होता है सोरियां दा माल। सूर्य दा माल। वो सेकंड हाउस से पता लगता है जी। परिवार ससुराल कितने अमीर हैं आपके, ससुराल गरीब है अमीर है, आपकी शादी दूर होगी पास होगी, ये ज्वाइंट फैमिली का घर है जी आपका सेकंड हाउस। आपकी आपको लेफ्ट, परिवार के बारे में जो जानकारी मिलती है हाँ आप ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, आप आपको अलग रहेंगे, दूसरे घर से पता लगता आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। आपकी जो लेफ्ट आइज है वो सेकंड हाउस से पता चलता है जी। उसमें कोई रोग है तो सेकंड हाउस में शरीर के सारे भाग किसी सारे न के किसी, सारे भाग किसी ना किसी घर को से- रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो आपकी जो आंख है वो रिफ्लेक्ट डिपेंड करती है सेकंड हाउस। यस, लेफ्ट आइज, लेफ्ट आइज। आपकी ज्वेलरी है जी, आपका सोना चांदी है, जी। वो सेकंड हाउस से पता चलता है जी। घर में रहेगा नहीं रहेगा, चोरी हो जाएगा, बैंक में गिरवी रखना पड़ेगा। आपकी हेड राइटिंग जो है गंदा लिखते हैं, साफ लिखते हैं। हर एक घर का एक अपना महत्व है। अपना पूरा महत्व है जी। जीवन में क्या आपके होगा, कैसा आपका स्वभाव होगा, जी हाँ। आप अमीर होंगे, गरीब होंगे, ससुराल दुख कैसा होएगा, होगा? हाँ जी, आपके हाँ जी। परिवार में कौन लोग होंगे, आपको संतान मिलेगी, सुख मिलेगा, समाज में आपकी परोपकार होगा। हर प्रकार के दोष निर्दोष का आपको आपके घरों से पता लगता है। 12 के 12 घरों में से पता चलता है। अब हम बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरे घर के बारे तीसरे घर को हम कहते हैं जी, ये हाउस ऑफ विल पावर है। में। जी आपके अंदर कितनी विल पावर है, जी आप कितने हिम्मत वाले हैं, जी आप में कितना स्टेमिना है। जी जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना जी, जी उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रोंग होता है। जी तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है जी आपके छोटे बहन भाइयों को। जी आपकी पढ़ाई का 12th तक का जो पार्ट है, 12वीं तक का पार्ट है, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। कई बच्चे 12th के आगे नहीं पढ़ पाते, शनि या राहु जैसे ग्रह वहाँ आ जाते हैं, उन्हें आगे पढ़ने नहीं देते। जिसकी पढ़ाई कम है वो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। आपके कजन्स देखे जाते हैं जी, भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन, जो आपके रियल छोटे भाई बहन हैं वो थर्ड हाउस से आते हैं। उनसे आपके कैसे संबंध है जी हाँ, कैसे संबंध रहेंगे, फ्यूचर में क्या बनेगा, वो आपको थर्ड हाउस से पता चलता लड़ाई झगड़ा होगा या प्यार से रहेंगे आप, ये सब है। थर्ड कोई हाउस अंदर से। कोई बंदा आर्टिस्ट होता है, वो भी इसी घर से पता लगता है, आर्टिस्ट कला के नहीं, क्षेत्र नहीं, में। नहीं, नहीं, ये सर हाउस है विल पावर का, हिम्मत। हिम्मत जो है, हिम्मती आदमी है। फोर्सेज है अपनी डिफेंस डिपार्टमेंट की, जी वो जो पुलिसमैन है आर्मी, उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रोंग होता है जी, तभी वो फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना जी जी। जी 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 जी। सो कह सकते हैं हिम्मत और साहस हिम्मत, का साहस, घर है, वीरता, वो तीसरा घर है। वो तीसरा घर है जी। और छोटे भाई बहनों का आपके अंदर कितनी हिम्मत है, पढ़ाई लिखाई का। स्टार्टिंग की पढ़ाई लिखाई का। जी 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 अब बात करेंगे जी फोर्थ हाउस की। जी। फोर्थ हाउस को हम कहते हैं जी मातृ सुख। मातृ सुख, ये माँ, आपकी माता का घर है आपकी जी, माता जी से रिलेटेड है। आपकी माता से रिलेटेड है। आपका घर का सुख है, जी भूमि का सुख है, आपके वाहन का सुख है, साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक का जो सुख है ना जी, जी। वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रोंग है, आपको माता जी के बारे में कुछ जानना है, आपके माता जी की नेचर, आपके माता जी की हेल्थ, आपका घर, आपकी घर संपत्ति, सुंदर है, किराए पे रहेंगे या अपना घर बनेगा, आपको अपने नाम पे मकान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं जो घर संबंधी सुख सुविधाएं घर हैं, से है। वो आपका fourth घर house कैसा है। होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, जी हाँ, आप समृद्ध होंगे नहीं होंगे। ये सब फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो दिल है, ये फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है जी। दिल संबंधी बीमारी ये फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। हर तरह की बीमारी भी किसी ना किसी किसी हाउस से घर से रिलेटेड है जी। तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो हमें उसके हाउस के हिसाब से देखना पड़ेगा। उसको देखना, चेक करना है सर। फोर्थ हाउस है आपकी ग्रेजुएशन तक की स्टडी का। अगर आप, अच्छा, जो तीसरा था वो 12वीं तक का था। जी हाँ, 12वीं के बाद की जो क्वालिफिकेशन आपको मिलेगी ग्रेजुएशन है वो फोर्थ हाउस से। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट ऐसा बैठा है, कई बार बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, जी जी जी। यहाँ कई बार फर्स्ट टर्म में ही ग्रेजुएशन में टॉप कर जाते हैं। ये ग्रह की प्लेसमेंट के हिसाब से, जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से रिजल्ट है जी। बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, पांचवा घर। पांचवा घर। इसे हम संतान का घर कहते हैं जी। जी। संतान
किसी सुख के है भाग्य में संतान है नहीं या है, नहीं है। उसका ये आपको पांचवां पांचवें घर। घर से पता लगेगा। पांचवा घर जो है ना जी, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का घर है। जी। पांचवा घर है ना, ये आपके लव एंड अफेयर्स का घर है। प्रेम संबंध। शादी से पहले, शादी से पहले जो आपके शादी के प्रेम पहले संबंध है वो पांचवें उसकी घर से, जानकारी आपको पांचवें घर से घर से मिलेगी। मिलती है। ये घर है जी आपकी शॉर्टकट इनकम का, जैसे रोमांस कह सकते हैं, जी हाँ, शॉर्टकट इनकम। शॉर्टकट इनकम, जैसे शेयर मार्केट है, जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, जी। ये पांचवें घर से हम इसकी गणना करते हैं, इसको समझते हैं। जो भाग्य होता है या पिछले जन्म का या किसी का भाग्य पिछले है, जन्मों के कर्मों का फल, जो लास्ट बर्थ की डीड्स हैं वो भी पांचवें घर वो से पांचवें घर से पता लगती है जी। जो कर्मों का घर कहते हैं। लास्ट बर्थ में आपने क्या अच्छे कर्म किए थे, क्या बुरे, ये पांचवा घर हमें रिप्रेजेंट करता है जी। जो संतान का सुख है, वो पांचवा घर रिप्रेजेंट, संतान नालायक निकलेगी, लायक निकलेगी, वो भी डिपेंड करता है पांचवें घर के स्वामी के ऊपर डिपेंड करता है। जी। आपसे रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान देरी से संतान होगी, सुख होगा आपको नहीं मिलेगा, देरी से होगी या जल्दी हो जाएगी शादी के बाद, अगर किसी मेल का होगा, फीमेल होगा। सट्टे बाजार में किसी को ज्यादा एकदम से बेनिफिट हो रहा है, हाँ, वो भी उसका यहाँ से पांचवा घर एक्टिव हो गया या दशा पांचवें घर की आ गई, शॉर्टकट में जैसे आपने बताया पैसे शॉर्टकट लोगों को इनकम मिलते जो हैं। भी है, ये पांचवा घर रिप्रेजेंट करता है जी हर चीज, इन सब चीजों को। और जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसकी भी सर नॉलेज। पांचवा घर एजुकेशन का हब है जी। जो मास्टर है, एमए है, वो पांचवें घर से आती है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है उसका पांचवा घर पांचवा स्ट्रॉन्ग घर होता strong है होगा उसका। कि हाउस ऑफ नॉलेज है। जी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है कोई, जी। आपका पांचवा घर स्ट्रॉन्ग है ना, फिर भी आपको दुनियादारी की, समाज की बहुत नॉलेज होगी। आपने बहुत लोग दुनिया में देखे होंगे जी, जो जिनके पास डिग्रियां नहीं है, स्कूल कॉलेज भी नहीं गए, पर वो बड़े बड़ों को मात दे देते हैं। हाँ जी, तो उनके पास तजर्बे होते तजर्बे हैं। वो पांचवें घर के, पांचवा घर उनका स्ट्रांग होता वो है। पिछले जन्मों से वो चीज सीख के आए हैं जी। जी जी जी। अब बात करेंगे जी सिक्स्थ हाउस। छठे घर की। सिक्स्थ हाउस जो है जी, ये एक बुरा घर है। अच्छा, बुरा घर होता है। हम देखते हैं सिक्स्थ घर से जी रोग, जी बीमारी लंबी चलेगी जी। या जल्दी में निपट जाएंगे, हाँ जी कर्जा, शत्रु। जी। हर इंसान इन तीनों चीजों से बचना चाहता है जी, ना रोग हो, ना शत्रु हो, ना ऋण हो, ना ना शत्रु हो। जिसके तीनों नहीं है जी, वो जीवन में सबसे सुखी है। कर्जा भी ना हो आपके ऊपर, कोई शत्रु आपको भी ना कोई हो, बीमारी भी ना हो, शत्रु भी ना हो, आप सुखी सुखी हो। हर आदमी इसी चीज से तो दुखी है। यही वो चाहता है कि ये या तो रोग लग गया, या कर्जा चढ़ा हुआ, या शत्रु परेशान कर रहा है। ये सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं जी। ये आपको छठे हाउस से पता लगता है। रोग ऋण शत्रु, जिंदगी के उतार चढ़ाव घर के अंदर। तो जो आदमी के जिंदगी के दुख हैं उसको छठे घर से ही होते हैं। हाँ, एक छठा घर से भी देखते हैं जो उसको मेन। सर जिंदगी के उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन है। पेट एनिमल हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। कर्जा है आपका, स्वस्थ है, जो भी आपकी नेगेटिव कोर्ट केस है, बहुत लंबे चलते हैं जी, जीवन खराब कर देते हैं, नरक बना देते हैं इंसान को। ये सिक्स्थ हाउस की बदौलत है। और आप जब भी लड़ने जाते हैं आप हार जाते हैं। आपका दुश्मन, आपका सिक्स्थ हाउस वीक है तो आप हार जाओगे, बार बार हार रहे हो। जी सेवंथ हाउस, जी जिसे हम पत्नी का घर मानते हैं जी, जी आपकी शादी का घर मानते हैं। आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये आपको सातवें घर से पता सातवें घर लगेगा। से पता चलता है जी। आपकी वाइफ की नेचर, आपके स्पाउस की नेचर कैसी होगी, वो भी सातवें घर से पता लगेगा। आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी या आपकी कास्ट में मैरिज होगी। सातवां घर है जी, इसे हम पार्टनरशिप भी बोलते हैं जी, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। कई एक बार तरह की जिंदगी शुरू हो रही होती है, किसी की वैवाहिक जीवन शुरू होना तो पत्नी के कारण होगा, किसी का व्यवसाय चलना है पार्टनरशिप में, वो सातवें घर से हम सातवें घर से है ये भी। देखते हैं जी। जहाँ पे भी लक्ष्मी माता का या पैसों का लेन देन है, पता आपका शादी बढ़ रही है तो आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, आपके विवाह संबंध सातवें घर से होते हैं, आपकी पार्टनरशिप हो रही है, साझेदारी में आप काम कर रहे हैं, वो भी सातवें घर कई से बार है। साझेदारी फलती है, कई बार नहीं फलती। आपको पहले से देख लेना ये है। सारी चीज़ को हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी कईयों की मैरिज होकर छूट जाती है, जी ये सातवें घर से पता चलता है जी। ये हाउस है
डेली सोर्स ऑफ इनकम, रोजमर्रा की आमदनी अच्छा, इसी से आएगी। इसी से आएगी। किसी को मेहनत का फल भी नहीं मिलता जी पूरा, किसी को बिना आदमी मेहनत के कर रहा है सुबह शाम, फिर भी उसका काम नहीं बन रहा। काम नहीं बन रहा, फल नहीं मिल रहा है। ये 7th हाउस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जी। जी। सर 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है जी, मार्केश घर माना गया है जी इसे। मार्केश, जब इसकी दशा आती है ना, तो इंसान का इस लोक से जाने का समय पूरा हो जाता है। इस घर को मार्केश का घर भी कहते हैं। ये मृत्यु का घर होता है। मृत्यु का घर है मार्केश, 7वां घर। 7वां घर। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें घर की। जी 8वां घर रिसर्च का घर है। जी। दुनिया में जितनी भी रिसर्च होती है ना जी, जो लोग भी रिसर्च करते हैं, वो मेडिकल साइंस में है, चाहे इस कम्युनिकेशन में है, दुनिया में कोई रिसर्च होती है ना जी, वो लोग करते हैं जिनका 8वां घर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है जी। मेरे को एक बात बताइए, दुनिया में सबसे जल्दी डिसीजन कौन लेता है, सबसे जल्दी फैसले कौन लेता है अपने प्रोफेशन के अंदर? पायलट। उन्हें विद इन सेकेंड्स उसी टाइम डिसीजन लेना है। वो 8th हाउस से आते हैं। रिसर्च हाउस है जी, ये डीप रिसर्च है, ये हाउस ऑफ डेथ है। मृत्यु भी 8वें घर से जहाँ आती पे है। इमीडिएट डिसीजन लेना है आपको, जी हाँ, आर या पार का डिसीजन। विद इन सेकंड्स में। सर ये हाउस है जी योगा का। जी ये घर है क्रिया करने का, अपने आप को जानने का, तंत्र का, मंत्र का, मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति का। आपको मोक्ष जितनी भी कैसी डीप चीज है ना जी, आप जानना चाहते हैं है? जी, अपने बारे में। अपने बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, जिनका 8th हाउस स्ट्रोंग होता है जी, उसे वही जान सकते हैं बस। उसकी आयु के बारे में, उसकी आयु के बारे में, हर चीज आयु, पिछले जन्म में क्या था, जिसको खुद को जानना है, खुद को जानना, रिसर्च करनी है। वो 8वें हाउस से आएगा उसको। जिनका 8th हाउस स्ट्रोंग है जी, वो एक काबिल साइंटिस्ट बनते हैं, जी एक लाजवाब रिसर्चर बनते हैं। जी ये बुरा घर नहीं है, जी। अच्छी वैल्यूएबल हाउस है ये। मैं साथ के साथ नोट भी कर रहा हूँ जो आप समझा है रहे जी। हैं, कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो नई चीज़ें हैं मुझे सीखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे 9th हाउस 9वें की। हाउस की। जी सर 9th हाउस है जी लक, भाग्य आपका। अक्सर लोग पूछते हैं नहीं मेरा भाग्य कब उदय होगा, मेरा लक्की कलर कौन सा है, जी। मेरा लक्की रंग कौन सा है। अच्छा, वो 9वें घर से आता है। वो कुंडली के 9वें भाव से आता है जी, 9th हाउस से आता है। यहाँ से पता लगेगा आपका लक्की नंबर लक्की क्या रंग है, कौन सा लक्की कलर क्या है, और आपके भाग्य में क्या भाग्य है। में कब क्या मिलेगा। ये हाउस है जी धार्मिक यात्रा का। यात्रा का। ये हाउस है धर्म कर्म का। आप दान पुण्य आप करेंगे। कितने के धार्मिक हैं, आप अभी आपको धर्म पता बदल तो नहीं लेंगे। जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो उनका वो 9th हाउस वीक होता है जी, इसी घर से करते हैं। ये उनका वीक होता है, लालच में पड़ जाते हैं। कुछ लोग धार्मिक नहीं होते, वो भी 9th हाउस, नास्तिक होते हैं। 9th हाउस वीक होता है जी। कास्ट ब्राह्मण होती है, शर्मा जी होते हैं, और खा पी सब कुछ हो रहे होते हैं। 9th हाउस वीक होता है, उनकी दशा ऐसी होती है, या उनके घर के अंदर ही ऐसा समय चल रहा माहौल है बना उनका। होता है। 9th हाउस छोटी फॉरेन ट्रैवलिंग होती है जी 9th हाउस से। जो बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन जा रहे हैं, जी वो 9th हाउस से देखा जाता है। अब बात करेंगे 10th हाउस की। जी सर 10th हाउस है जी रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, जी आपके व्यवसाय को, आपकी नौकरी को, जी आपके कर्म को। आप क्या कर्म करेंगे, जी। आपका कर्म अच्छा है या बुरा। आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे। प्रोफेशन भी एक मैटर है जी। जी। कर्म जो इंसान अपने हाथ से, अपने दिमाग से करता है, अच्छा आपसे- या आपसे बुरा पाप- कर्म, पाप तो नहीं पाप होएगा। कर्म, अच्छा कर्म, ये दोनों चीज़ें 10th हाउस से देखी जाती हैं जी। आपका राजनीति सर्कल 10th हाउस से आता है, जी सामाजिक स्तर 10वें घर से आता है, आपके पिता से संबंध 10th हाउस से आते हैं, पिता से रिलेशन, पिता की तो भी रेपुटेशन 10वें हाउस से आएगा। 10वें हाउस से आती है कि आपका जन्म के समय। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, जी हाँ, सोशल सर्कल कैसा है, आपका समाज में नाम कैसा होगा। ये सब 10th हाउस में। कई बार बच्चे के जन्म के बाद पिता का नाम समाज में डूब जाता है जी। कोई बच्चा ही ऐसा घर में जन्म ले लेता है। कई बार बच्चा ऐसा लेता है जी, उसके जन्म के बाद तो फादर राज करते हैं।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, बड़ी फेमस एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला। जी उसने 28 साल की उम्र में अपने पिता को राजा बना दिया जी। राजा बन गया उसका बाप। 5 साल 6 साल उसने अपना काम किया और दुनिया आज उसे दिल से याद करती है। ये होता है जी 10th हाउस के रिजल्ट्स। आदमी आया भी तेजी से और चला भी चला गया भी गया। जल्दी। ये 10वें घर से हुआ। प्रोफेशनल लाइफ 10th हाउस कितनी जल्दी बूम किया उसने। जो पुरस्कार मिलते हैं आपको, वो भी position, 10th हाउस से मिलते हैं उपलब्धियां जी। मिलती हैं, वो सब 10वें घर से मिलती है। समाज से आप पुरस्कार, पॉलिटिशियन बनते हैं। राजनीतिक कैरियर, समाज और वोट बैंक है जी आपका 10th हाउस। अगर समाज में 10th हाउस से इज्जत है, पता लग जाएगा बंदा राजनीति में कैसा रहेगा, लीडर बनेगा नहीं राजनीति बनेगा। उसके लिए बनी है या नहीं बनी है, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही बंदा इलेक्शन में खड़ा हो गया, पता उसके भाग्य जो में। 2 नारे लगा देता है जी वही नेता है। आपको समाज में कैसी प्रतिष्ठा जी मिलेगी, हाँ, आपको वोट मिलेगी नाम नहीं मिलेगी, होगा, आपको नहीं टिकट होगा। मिलेगी नहीं मिलेगी, राजनीति में रेपुटेशन डाउन तो नहीं होगी। ये सब 10th हाउस से हम 10th हाउस से आपको पता मिलेगा। चलता है। जी 11th हाउस, जी 11th हाउस है जी हाउस ऑफ इनकम। जी। आपके कमाई का आमदनी घर है, आपकी। आमदनी। 11वां घर है जी इच्छा पूर्ति का घर, जी कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये पहले से तय है। ये निश्चित है। उसमें कैसा ग्रह बैठा है ये चीज वो डिसाइड कर देता है। आपके बड़े भाई का घर है, 3rd हाउस से छोटे भाई थे, जी 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 11th हाउस से बड़े भाई हैं, जी उनसे रिलेशन है। 11th हाउस है जी आपके फ्रेंड सर्कल का। आपके दोस्त कैसे हैं, स्वार्थी हैं, आपके हेल्पफुल हैं या आपको यूज करके छोड़ देंगे, ये सब 11th हाउस से पता चलता है। आप किन लोगों में बैठते हैं, आपके आपका नेटवर्किंग क्या है, आपका सर्कल सर्कल क्या क्या है, है, आपके दोस्त कैसे होंगे। कैसे यूजफुल, आपको यूज करके छोड़ देंगे या आपकी हेल्प करेंगे, जी स्वार्थी हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जन्म पत्र दिखाओ, विवेचना करो और जानो। मैं साथ के साथ ये जन्मपत्री के सारे घर देख रहा हूँ कि पहला घर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, ऐसे हम 11वें घर पे अभी पहुंचे हैं। हाँ जी, इन घरों से हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी स्थिति, कौन से क्या चीज़ घर से हमारे आ रही लिए बढ़िया है या क्या चीज़ हमारे लिए खराब है। अब बात करेंगे 12th हाउस की। 12वां घर आ गया। 12वां घर आता है जी व्यय घर, इसको बोलते हैं खर्चे का घर। खर्चा खर्चा तो करना कोई नहीं चाहता जी। कोई भी नहीं खर्चा करना चाहता है। विदेश यात्रा 12वें घर से आती है जी। फॉरेन सेटलमेंट जो है वो 12वें घर से आती है। ये मेरे काम का घर है, मुझे इसके बारे हाँ, में डिटेल इसको- में बताइए। 12वें घर से जी किसी ने भी फॉरेन जाना है, मेरे पास कोई भी आदमी आता है वीज़ा लगवाने के लिए, हाँ जी, तो मुझे उसका 12वें घर देखना है बस। देखना अगर उसमें राहु की दृष्टि पड़ रही है जी, कितनी देर में मैं ये जान सकता हूँ इसका वीज़ा लगना नहीं आपको लगना। 5 दिन में सिखा देंगे जी सारी की सारी विद्या। किसी की हमारे सामने बर्थ चार्ट आया, हमने उसका 12वां घर देखा, तो हमें उसी टाइम ज्ञात हो जाएगा कि ये कब बाहर इसका जा रहा भाग्य है या ये नहीं। बाहर कब जाएगा, इसका वीज़ा कब अप्लाई करना है। इतना आसान है जी। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है साइंस ज्योतिष। इसे जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए एक डर बनाया जैसे गया हम है। खाना बनाना सीख सकते हैं, हम चाय बनाना सीख सकते हैं, ऐसे हम अपने ग्रह देखने भी सीख सकते बहुत हैं। आसान है जी, एक बार चीज़ें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब आप ड्राइव करते हैं, जी। हर इंसान करता है अपने, वो रास्ता, वो कार का स्टेयरिंग, वो गियर आपके दिमाग में सेटल है। कब ब्रेक लगानी है, कब रेस देनी है, कब स्टेयरिंग कर मोड़ना है, कब इंडिकेटर देना है, कब मुड़ना है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में सेटअप है। सो लाभ हानि होएगी आपके साथ, हर चीज़ आपके 12वें घर से आपको ये मिलती सर है। मौत का घर है, ये हॉस्पिटल का घर है। हॉस्पिटल में एडमिट भी इंसान 12वें घर में की दशा में होता है। ये सर घर है, आपके साथ जो नेगेटिव हो रही हैं ज़्यादातर चीज़ें, हाँ वो 6, 8 और 12 घरों नेगेटिव में से होती हैं कि आपका हानि हो रही है, आपका खर्चा हो रहा है, आप अस्पताल में जा रहे हैं। जो दुख हैं ज़्यादातर हमें 12वें घर से आते हैं। एक और बहुत बड़ा दुख है जी, जी, जेल यात्रा, वो भी 12वें घर वो से। भी 12वें घर से आती है। जो 12वें घर में हम लोग कहते हैं विदेश का घर है, एक तरह 12वें घर में सब कुछ दुख भरी कहानियां हो रही हैं, तो क्या बाहर जाना भी दुख समान है? बाहर अपना घर छोड़ के जाना किससे अच्छा लगता है जी। लोग तो बहुत चाव से जाते हैं, नहीं जाते तो है, पर ये जो रिवाज बन गया, कामयाब बहुत कम होते देखो हैं। ऐसे है
देखिए प्रोफेशन एक साइड पे है, मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मज़ा आपको अपने माँ बाप के साथ रहने का है वो रियल सुख है। विदेश में आप दुख के लिए जाते हो, आपको लगता है आप शॉर्टकट करके आगे निकल जाओगे, बट सारी ज़िंदगी आप तरसते हो उन माँ बाप के लिए, उन भाई बहनों के लिए, उन रीति रिवाजों के लिए। ना आपको त्यौहार मिलते हैं, ना आपको समाज मिलता है। जो लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरी अपील है, कोशिश करिए यहाँ रह के भी आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपने 12वां घर समझाया है, तो अभी तक तो हर आदमी इसको सोचता था कि ये मेरा लक्की घर है, बट आज मुझे जान के लगा कि नहीं, नहीं सर, लक्की अनलक्की कोई घर नहीं है। कहने का मतलब जहाँ पे लाभ नहीं है, जहाँ पे हानि हो नहीं रही सर, है, विदेश जाना तो लाभ का मैटर है ना। जहाँ पे हानि हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, विदेश जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है ना जी परिवार। खुशी से तो कोई नहीं जाता, खुशी से कोई नहीं, परेशान होके जाना। कभी कोई आदमी खुशी से घर छोड़ता है? अपने कंफर्ट कौन छोड़ना चाहता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा मन है कि यार जब ये प्रोग्राम खत्म उसी टाइम हम जलंधर चले। हर आदमी अपने घर में रहना चाहता है। घर सुकून देता है जी, शांति एक देता जगह है। होती है जहाँ पर आप रो सकते हो, जहाँ पर हंस सकते हो, आपको सुख मिलता है अपने घर में आपके जाके। इमोशन जुड़े हैं जी आपके घर के साथ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा। पर सो जितने भी खर्चे होते हैं वो भी सारे 12वें घर से आते हैं। सारे खर्चे, अब इसमें देखने वाली बात ये होती है, नहीं खर्चा तो होना ही होना है, वो घर का 12वां घर रिप्रेजेंट करता है। आपके खर्चे अच्छी जगह पे हो रहे हैं या बुरी जगह पे, धर्म कर्म पे हो रहे हैं या हॉस्पिटल पे हो रहे हैं, वो भी 12वीं घर से। इन्हें ऐसे समझने आपको की- विदेश में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी विदेश सेटलमेंट, विदेश में सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, आप वहाँ जाके कामयाब होंगे नहीं या नहीं होंगे, होंगे, ये 12th हाउस से 12वें घर से आपको पता चल जाएगा। पता चलता है जी। बहुत आसान है जी। मोक्ष। मोक्ष भी इसी घर से जी हाँ, मोक्ष का जो आध्यात्मिक का लास्ट स्टेप है जी वो भी 12वें घर से आता है जी। मोक्ष का अर्थ होता है जी शून्य हो जाना, सब इच्छाओं का मरण, जी इच्छाएं जहाँ खत्म हो जाएं, लाभ हानि पाप पुण्य हर चीज जहाँ पे शून्य हो जाए, वो मोक्ष है। बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, बहुत सारे लोग एक बीमारी से लड़ रहे होते हैं, अपनी मृत्यु को उड़ीक रहे होते हैं कि कब मेरी मृत्यु होगी। लंबे समय तक बीमार हैं कोई लोग, वो भी 12वां घर। देखो जी, जितने सांस भगवान ने देके भेजे हैं जी वो तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे उसे आप भगवान का नाम लेके लो जी या रो रो के लो। अगर आप परेशान हैं बीमारी से या मृत्यु तुल्य कष्ट आपके ऊपर है, संयम बरतें, भगवान का नाम लें, जितना हो सके उतना गऊ का दान करें, गऊ को कुछ न कुछ अपने हाथ से खिलाते रहें। जिसका भी 12वां घर में उसके दिक्कत है, परिवार वो के गौदान करे। सदस्य पैसे लेके गौशाला में उनके हाथ लगवा के गाय को चारा खिलाए, गाय को। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं, साधु बाबा लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो भी आपको वो जो मोक्ष प्रवृत्ति है, जो धर्म कर्म की चीज़ें हैं, वो भी 12वें घर से आती हैं। जी हाँ, धर्म कर्म 9th हाउस से आता है जी। जी पहला स्टेप 9th हाउस है। अगर आप धार्मिक हैं तभी अगर धार्मिक से आप आगे निकल आगे गए, निकल गए, तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। मोक्ष का अर्थ है शून्य हो जहाँ पे जाना। आपकी ध्यान हो रहा, ध्यान होगा, साधना आपको हो रही है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। आप सादे कपड़े डाल के बैठे हैं। अपना जीवन भगवान के भरोसे आप आनंद से जी रहे हैं, वही मोक्ष है जी। वो चाहे हिमालय में हो, 12वें घर से है। चाहे वो हिमालय में रह के भगवान की भक्ति कर लो या अपने घर में रह के कर लो, वो हर स्थान पे वो मोक्ष की। जैसे मैंने आजकल सात्विक खाना शुरू किया है। जी हाँ, और आपने अपने आप मैं बहुत कपड़े- चेंजेस किया है जी। मैं कपड़े भी आजकल केसरी कलर के ही डालता हूँ, और मैं सुबह शाम कोशिश होती है कि मैं मंदिर जरूर जाऊँ। मुझे अगर कुछ करना ही है, पैसे खर्चने हैं, तो मैं गौ माता के लिए कुछ जी ले जाऊँ। हाँ। तो इसका मतलब ये जो मेरे अंदर हाँ जी, बदलाव हाँ हो जी, रहे हैं, ये बदलाव 12वें हो घर रहा से हो है, रहे ये हैं। 12वें घर के कारण हो रहे हैं। आपका 12वां घर एक्टिव हो रहा है, आपका खर्च अच्छी जगह पे हो रहा है, जी आपकी एनर्जी अच्छी जगह पे यूज हो रही है। एनर्जी खर्चना भी तो 12वें घर का ही पार्ट है ना। जी एक पैसा हॉस्पिटल में बीमारियों पे खर्च हो रहा है, एक पैसा जुए में खर्च हो रहा है, एक पैसा धर्म कर्म पे खर्च हो रहा है। इन तीनों का फायदा है ना। हमारा कारोबार विदेश से जुड़ा है। ठीक है, हम लोग दुनिया को विदेश भेजते हैं।
हमारे पास लोग विदेश जाने के लिए जाते हैं। सो विदेश जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घर है वो 12वां घर है। 12वां घर है जी। 12वें घर अगर स्ट्रोंग नहीं है जी तो कोई भी बच्चा, कोई भी फैमिली, कोई भी पर्सन फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, वो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता जी। तो हमें 12वें घर के लिए देखना है कि 12वें घर में हमारे कौन से कौन ग्रह सा हैं, ग्रह, कौन से हमारे ग्रह देवता उच्च के हैं, नीच के हैं। इसी से हमारा 12वां घर स्ट्रांग है जी हाँ, तो हम लोग विदेश चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। हो जाएंगे। अगर 12वां घर हमारा वीक है तो हमारा बेड़ा गर्क होना लिखा हुआ है। जी हाँ, हम यहाँ भी परेशान रहेंगे। आपको अगर स्ट्रोंग नहीं है, आपको ढंग के बताने, गाइड करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको सलाहकार नहीं मिलेंगे विदेश भेजने वाले सही, आप फंसे रहोगे, परेशान हो जाओगे। एक सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि बाहर जाने की बात हो रही है। कौन से ऐसे उपाय हैं जो 12वें घर को स्ट्रांग करने के लिए किए जा सकते बहुत हैं? बढ़िया, आपने अपने प्रोफेशन, हाँ जी, को मुझे तो है ना जी, मैं तो फायदा लूँ ना जी। ठीक है। सो 12वें घर को देखिए मजबूत जी, करने का उपाय बताइए। 12वें घर को अगर आपने स्ट्रोंग करना है ना जी, जी मकसद है फॉरेन जाना और फॉरेन सेट होना। बस और कुछ नहीं है जी। ठीक है ना जी। 2-3 सरल उपाय बताऊंगा जी। जी नियम से इंसान करे, जी श्रद्धा से करे, डेफिनेटली आपके काम होने को कोई नहीं रोक सकता। मेरी विनती है सुनने वालों से, अब बाहर जाने का उपाय मिल रहा है आपको, अच्छे से सुन रहा है। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो पंडित जी 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं। 100% काम होगा जी, मैं लिख के दे देता हूँ। जी करना आपने है, जी करना पूरी श्रद्धा से है, भगवान पे विश्वास रख के करना है। जी सर 12वें घर के जो स्वामी है कुंडली में, वो गुरु हैं। गुरु है जी। गुरु और राहु, ये राहु विदेश यात्रा करवाते हैं जी। जी 12वें घर के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो गुरु हैं। जी हमने करना क्या है जी, हमने गुरु ग्रह को स्ट्रोंग करना है अपने कुंडली के अंदर। जी 12वें घर के रिजल्ट अपने आप ही पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे जी। जी सबसे पहले कोई एक गुरुवार को नियम बनाना है जी, हमने 43 दिन लगातार किसी धार्मिक स्थान की जाके सफाई करके आनी है जी अपने हाथ से। 43 दिन आपको धार्मिक स्थल पे जाके सफाई करनी है लगातार बीच में छुट्टी नहीं डालनी। छुट्टी नहीं डालनी। जी। और कोशिश कीजिए सफाई के जो सामान है, पोछा, वाइपर, झाड़ू, वो अपनी तरफ से लेके जाइए, घर से लेके जाइए, घर से लेके उसको वापस जाइए, भी लेके आइए। नहीं वहीं छोड़ आइए, अगले दिन फिर करना है ना। 43 डेज आपने ये इस प्रोसेस को कीजिए जी। जी दुनिया की कोई भी ताकत आपको विदेश जाने से नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती। एक ये सिंपल उपाय है जी, श्रद्धा से कीजिए। आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, जिस भी समाज में आप जीते हैं, जिस धर्म में आपकी श्रद्धा है, आप वहाँ जाके सफाई करने शुरू कर रोज दीजिए। करना है, सिर्फ गुरुवार को करना है। गुरुवार शुरू करके 43 दिन लगातार करना है। गुरुवार से चालू करना है, 43 दिन लगातार करनी है सफाई। अगर आप फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं, सुबह करनी है, शाम को करनी जब आपके पास समय है जी, आपको जाके धार्मिक स्थल पे सफाई करनी है जी। सफाई का कुछ कार्य नहीं करना, सफाई करनी है। अगर आप फॉरेन फाइल लगाने वाले हैं, लगा चुके हैं, वेट कर रहे हैं, वीज़ा आने वाला है, प्रोसेसिंग में है, आप इसे शुरू कर दीजिए जी। वीज़ा आने के बाद भी इसे बंद मत करना। मान लो आपका वीज़ा 22, 23, 24, 25 दिन में आ गया, 43 दिन इसे लगातार पूरा करना। बहुत आसानी से फॉरेन चले जाओगे, जी। सेट हो जाओगे और आनंद में रहोगे। कोई दूसरा उपाय ये बताएंगे? एक उपाय हुआ जी। जी दूसरा उपाय, अब हम उपाय करेंगे जी राहु देवता का, जी जो कि फॉरेन के देवता हैं, जी फॉरेन के प्लैनेट हैं और फॉरेन करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन में राहु देवता की इच्छा के बिना कोई नहीं जा सकता। जी ऐसे भी देखे हैं जी, अगर कुंडली में राहु स्थिति ठीक है पर वीक है, वीज़ा लगने के बाद भी नहीं बच्चे जा पाते जी। नहीं जा पाते, कोई ना कोई घर में एयरपोर्ट ऐसी से वापस भेज देते। घर में ऐसी समस्या आ गई या एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। जी आपने करना क्या है जी, भैरव जी के मंदिर जाना है जी रविवार को। रविवार को एक चमेली के तेल का दीपक बनाना है, 4 बत्ती वाला 4 बत्ती वाला चमेली के तेल का दीपक, दीपक, 4 बत्ती वाला चमेली का तेल का
रविवार को आपको भैरव जी के मंदिर जाना है, जगह वो दीपक जगाना है जी। सुबह शाम को सूर्यास्त होने के बाद सूर्यास्त होने के बाद 2 इमरती जो इमरती और 2 समोसे जी, और 2 गुलाब जामुन, 2 जलेबी, 2 समोसे, 2 और गुलाब जामुन, 4 बत्ती वाला चमेली के तेल का दीपक आप भैरव जी के मंदिर में जगा के आइए रविवार को। जब तक आपकी फाइल प्रोसेसिंग में है, हर रविवार को हर रविवार जगाइए। अगर ये 4 रविवार तक आपने जगा दिया तो आपको काम कोई रोक ही नहीं सकता जी। पहला उपाय गुरु का किया, दूसरा उपाय हमने राहु जी का दोनों प्लैनेट को स्ट्रोंग कर लिया जी, जी। जो कि हमें फौरन सेट करते हैं, हमें फौरन लेके जाते हैं जी अगर आपके पास समय कम है, जी वीज़ा आज 2-4 दिन में आने वाला है, आपने 4 किलो जौ लेने हैं जी। 4 किलो जौ ले लिए, उन्हें गोमूत्र में धोया, बाल्टी में जौ डाले, उसके ऊपर जो गोमूत्र डाला, किसी स्वच्छ दरिया पे, नदी पे जाके जी वो 4 किलो जौ आप जल प्रवाह कराइए। इससे भी आपको बड़ी जल्दी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। इससे भी आपकी विदेश यात्रा सफल हो जाएगी, निश्चित तौर पे डेफिनेटली हो जाएगी। किसी तरह की भी अड़चन विदेश यात्रा में आ रही है, इन तीनों में से जो उपाय आपको इजी लगता है करने वाला वो कीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। श्रद्धा से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। सब कुछ परमात्मा देने के लिए तैयार हैं, हमें लेना नहीं आता, कमी हम में है, उसके देने में कोई कमी नहीं है। मुझे कल की कुछ बातें याद आ रही हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। तो हमारे गुरु जी आज हमें विदेश जाने के मूल मंत्र बता रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि 3 उपाय आप बता चुके हैं। इन 3 उपायों का अगर कोई करेगा, विधि पूर्वक करेगा, ढंग से श्रद्धा से करेगा तो उसका विदेश जाना निश्चय है, निश्चित। उसे कोई नहीं रोक सकता जी। समय के हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी दुकानदारी चलाने के लिए आप उपाय बताया जी। आप सब बच्चों को रोजगार दे रहे हैं जी, उनकी इच्छाएं हैं बाहर जाने की। सबसे पहले हमारा खुद का रोजगार है। हमारे पास भगवान जब किसी को भेजते हैं वो हमारे लिए रोटी का एक जरिया है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है, हम उस ज्ञान से उसका भाव शायद चेंज कर पाएँ। सो अगर किसी के योग में नहीं भी है, अगर वो ऐसे उपाय करेगा, हो सकता है ईश्वर उसके रास्ते खोल दे। एक और उपाय बता दूं जी, आपके भाव को देख के उपाय और बोनस हो गया, समझ आ गया जी। आपने सुबह जाना है जी एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने जी, या किसी से आपने मिलने जाना है, किसी को पासपोर्ट कोई भी कार्य आपको शुरू करना है तो सुबह जाना है, सुबह सबमिट पासपोर्ट करने जाना है जी। आप अपने पासपोर्ट को अपने ईष्ट के, अपने गुरुदेव के, रात को अपने मंदिर में रख दीजिए जी। सुबह वहाँ से पासपोर्ट ले उठाइए, भगवान को नमन कीजिए, वो पासपोर्ट जाके आप अम्बेसी में देना है, या किसी ने भी अपना को कार्य सिद्ध करना है, चाहे वो एजेंट के ऑफिस जा रहा है, जहाँ से भी उसने वीज़ा अप्लाई करना है, एक रात को अपने सारे डॉक्यूमेंट भगवान के चरणों में रख दे और सुबह उठा के सीधा जाके अप्लाई कर जाके दे दे, बिना किसी दिक्कत के काम बन जाएगा जी। तो रामबाण उपाय बता दिया आपने। अब हम भगवान की शरण में जाके बैठ गए हैं जी, तो उनकी तो जो शरण में गया है जी, उसके तो वो हमेशा रक्षा करते हैं जी, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप इन 4 उपायों में से जो इजी कर सकते हैं वो कीजिए, श्रद्धा के साथ 4 उपाय कराएंगे जी, तभी लोगों का काम बनेगा। और जो सबसे पहले मैंने बताया जी, अगर वो कर दिया फिर तो खाली विदेश जाना ही मकसद नहीं होता जी, वहाँ जाके सेटल भी होना है, रोजगार भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो सबसे पहले वाले उपाय को प्रेफर कीजिए, उससे काम बहुत जल्दी बनते हैं और सर्व कार्य सिद्ध होते हैं जी। लोगों को ज्योति सिखा रहे हैं हम ऑनलाइन तरीके से, पॉडकास्ट के माध्यम से। सो उसका लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने 12 घर जिस तरीके से एक्सप्लेन करे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लोगों को और भी ज्ञान बांटेंगे। अब समय कम है, इसलिए आपसे जाते जाते जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है जिसकी बरसों से लोग वेट कर रहे होते हैं। अभी मकर संक्रांति के ऊपर कुछ ग्रह चेंज हो रहे हैं, कुछ धार्मिक
उपाय हो सकते हैं। सो मकर संक्रांति का क्या महत्व है? देखिए, मकर संक्रांति हमारे शरीर में एक आत्मा की तरह काम करती है जी। जी हम लोग इंतजार करते हैं, जी सनातनी जी धर्म कर्म को मानने वाले, कि मकर संक्रांति कब आएगी। 12 में से एक माइनस कर दिया जाए तो कितने बचेंगे? 11। जी नहीं, 0 बचेगा। 12 में से एक माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 0 बचेगा। वो कैसे जी? और जी 12 में से एक माइनस करेंगे, 11 बचेंगे, तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ अगर इन 12 महीनों में से हम एक मकर संक्रांति का महीना निकाल देना तो पीछे 0 ही बचता है जी बस। 12 महीनों के अंदर एक मकर महीना ही है ऐसा है जो जीवन का आधार है, जो हमें जीवन देता है। जी मकर संक्रांति का अर्थ होता है जी, सूर्य देव जी उस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 12 राशियां जी हमारे पास। जी सूर्य देव अपने पुत्र शनि देवता की राशि में, मकर राशि में प्रवेश करते हैं जी। जी सूर्य हमारी आत्मा के प्रतीक है, जी शनि हमारे भक्ति के प्रतीक है जी। बिना शनि देवता के भक्ति नहीं मिलती। जी अगर जीवन में अगर आपने 12 महीने भक्ति नहीं ना की है, आप 1 महीने कर लो, मकर संक्रांत वाले महीने, मकर मास वाले महीने, जी तो आपका सारा साल की भक्ति पूर्ण इसीलिए है। आप कह रहे हैं 12 में से एक चला गया तो 0 0 है। तो अगर एक महीना भी हमने ये वाला भक्ति कर ली इस महीने अगर हमने भक्ति तो कर, ये पूरे ये 12 महीने के मास बराबर। ही भक्ति के लिए बना है जी। इसे माघ मास कहते हैं। जी हमारे तीर्थों के ऊपर मेले लगते हैं जी। तिल का दान, गुड़ का दान, इसी महीने में करना है। वस्त्र का दान, सारे दान पुण्य इसी महीने में होना होते। चाहिए। गंगा स्नान करना जी, धर्म कर्म करना, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना, जी ये मकर संक्रांति का सबसे बड़ा। सूर्य भगवान की पूजा, दान भगवान और की गंगा स्नान अगर ये आपने कर ली है जी, एक साल, इस 1 महीने में किसी भी समय कर लीजिए, जी पूरा महीना आपके पास है, पूरे साल आनंदित रहेंगे, धर्म कर्म बढ़ेगा। बिना शनि देवता के जी कभी भी जीवन में भक्ति नहीं मिलती। तो जो आपको दान करना है वो तिल, गुड़, कंबल और वस्त्र दान वस्त्र करना है, दान अन्न कर का सकते दान हैं, करना है, अन्न जो दान आपकी समर्थता है वो दान कीजिए। इस मकर के माघ के महीने में कीजिए, जो कि 13 जनवरी से ये लेके दान किसी मंदिर को देना है, मंदिर को दीजिए, या कोई जरूरतमंद है उसे दीजिए। जरूरतमंद को दिया जाए। धार्मिक स्थल दीजिए। पे तो देने वाले बहुत हैं। हाँ, गंगा जी का स्नान कीजिए, धर्म कर्म कीजिए। शनि देवता एक ऐसे ग्रह हैं जी जो हमें भक्ति प्रदान करते हैं, तो सूर्य भगवान को अर्घ देना भी बहुत भाग्यशाली है लाभकारी इस टाइम पे। इस 1 महीना दे दीजिए, निरोग हो जाओगे, मान सम्मान समाज में बहुत बढ़ेगा, सभी सरकारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मकर संक्रांति से क्या भाव है? सर, मकर एक राशि है। जी जब सूर्य देव इस राशि में प्रवेश करते हैं जी उसे हम संक्रांति कहते हैं। सो ये पहला दिन होता है माघ जी महीने का। हाँ, ये पहला दिन होता है। टोटल हमारे पास 12 संक्रांति होती है ना जी, हर महीने संक्रांत आती है। जी जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं हम उसे संक्रांत कहते हैं। जी ये जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जी, हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं। जी मकर राशि शनि देवता की राशि है। जी सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। जी ये दोनों ही हमें भक्ति प्रदान करते हैं, आनंद करते हैं, और जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी आपदा विपदा से हम बच सकते हैं अगर हम इस दिन गंगा स्नान करते हैं। तो बहुत मेले लगते हैं जी। हाँ जी कुंभ का मेला भी इसी महीने स्टार्ट हो रहा है जी। जी 27 जनवरी को, जी 26 जनवरी को कुंभ का मेला माघ मास से स्टार्ट हो रहा है, जी जो कि बहुत बड़ा प्रयोजन है। इसमें हमें सबको सम्मिलित होना चाहिए, दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए कि हमें कुंभ में स्नान का भी महत्व कुंभ होता में स्नान का अलग तरह का महत्व है जी। है। उसी प्रकार है जैसे दिवाली पे पटाखे चलाने का मजा अलग है, बस वो ही है रंग हम जी। होली पे लगा सकते हैं। ये अलग ही प्रयोजन है। संत महात्मा ऋषि मुनियों का दर्शन गंगा जी के तट पे अभी होते अभी हैं। कोई अगले साल कोई बहुत बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी 29 मार्च 2025 को।
29 मार्च 2025 को। जी शनि देवता अपनी कुंभ राशि में से निकल के जी अपने मित्र जी गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जी। ये 2.5 साल, मेरी राशि में। जी हाँ, जी ये 2.5 साल इस राशि में रहेंगे तो सूर्य भगवान, शनि भगवान। शनि भगवान 29 मार्च को 2025 को हमारी राशि में पधार रहे हैं। मीन राशि में प्रवेश कर तो रहे उनका हैं। स्वागत कैसे करना है? कल्याण हो जाएगा जी आपका, अगर आप इसी परंपराओं को निभाते रहेंगे, जी धर्म कर्म करते रहेंगे, तो ये 2.5 साल ऐसे लगेंगे जी, समझो 2.5 साल में ना आपने 50 साल तक की कमाई कर ली जीवन की। इन 2.5 सालों का विश्व के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? पूरा प्रभाव पड़ रहा है जी। शनिदेव गुरु की राशि में आ रहे हैं। गुरु हमेशा ही ब्लेसिंग देने वाले प्लैनेट है। कुंडली में गुरु ग्रह ठीक होना जी आपका, जी तो बाकी सभी ग्रह आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। जी गुरु ग्रह को ठीक रखना, समझो अपनी कुंडली को एक्टिव रखना है। अब अभी 3 महीने पड़े हैं जी, आप समझिए बात को। जी अभी 3 महीने इस इवेंट को पड़े हैं, 29 तो उनकी तैयारी अभी से शुरू कर दी हो जाए। गई है। उसका रिजल्ट अभी आना शुरू हो गया जी। 2 साल से युद्ध हो रहा था जी, जी यूक्रेन में और रशिया में हो रहा था। दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था। आपकी लाइन को बड़ा फर्क पड़ा। हाँ जी, वो चाचा भी इलेक्शन जीत गए ना जी अभी। सर उसके ये आने का भी- रिजल्ट अच्छे समय की बेल बज चुकी है, जी घंटी बज चुकी है सो जी। पूरे विश्व का अच्छे समय आने वाला है। विश्व का अच्छे समय आने वाला है जी, बेफिक्र हो जाइए। अगर किसी देश ने तलवारें खींची जी या मिसाइलें तानी ना, वो चलेंगी नहीं, वो सब फोके फायर हैं। विश्व में कोई युद्ध नहीं होने वाला, कहीं लड़ाई नहीं जो हम लगने लोग वाली। अक्सर कामना करते हैं, विश्व का कल्याण कल्याण हो, हो, भारत माता की बस जय ये हो। वही है जी सो विश्व का कल्याण 29 मार्च से के शुरू हो बाद रहा है। शुरू होने वाला है। राजनीतिक अच्छा, हर किसी की जिंदगी पे प्रभाव पड़ेगा 29 सब पे, मार्च के पूरे बाद? दुनिया के एक एक कोने में प्रभाव पड़ेगा जी। सोने के भाव काफी बढ़ जाएंगे। जी समृद्ध होगी दुनिया सारी। सोना वही खरीदेगा जी जिसके पास पैसा है। जी सोने के रेट तेज सोने होने के वाले रेट हैं, तेज हो जाएंगे, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी जी। इसके सिमडम, इसके छींटे चार, भी अभी हर शुरू हो गए। हर एक ग्रह गति के आने से पहले, दशा के आने से पहले 3 साढ़े 3 महीने पहले जी उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे या बुरे। जी जैसे शनि देवता कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, जी। उस समय युद्ध होना शुरू हो गया हाँ था। जी, ऐसे ही हुआ था। अब ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जी तो लड़ाई झगड़े सब दुनिया भूल जाएगी जी। दुनिया एक नई तरक्की के मार्ग पे चलने वाली है। जी इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी बनेगी, पूरी दुनिया को इसका लाभ होगा। जाते जाते मैं आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा जो शायद ही आज तक किसी मंच पे डिस्कस हुई हो। सनातन धर्म दुनिया का एक प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हमारे धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा कि ये 16 संस्कार क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही संस्कार सुना था, वो अंतिम संस्कार होता है। जिसने भी संस्कार सुना है, संस्कार का मतलब आप शमशान भूमि पे जा रहे हो, किसी की शव यात्रा में आप शामिल हो और आप उसके संस्कार पे जा रहे हो। आज मैंने पढ़ा, आपसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। हमारी परंपरा में, जी हमारे सनातन धर्म में जी 16 संस्कारों का जी वर्णन है। इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी जो परंपरा है, जी आदि परंपरा है, जी वो सनातन परंपरा है। जी इसमें जन्म से लेके मृत्यु तक हम 16 संस्कारों में बंधे हुए हैं जी। जो जन्म है वो भी अपने आप में वो भी संस्कार है। एक संस्कार है। जी जन्म से लेके मृत्यु तक हम 16 संस्कारों में बंधे हुए हैं जी एक। अब ये परंपराएं चली क्यों? ऋषि मुनियों ने इसमें क्यों बांध के रखा?
जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। या इसका दाता या अर्थ है शूर। हे माँ, जननी मतलब माँ, हे जननी, जननी जने तो भक्त, या तो भक्त को जन्म दे, या दाता या दानी को जन्म दे, या शूरवीर को जन्म दे। जी। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे। हे जननी, या तो इन तीनों में से एक को जन्म दे, नहीं तो तू बांझ रह ले। तू जन्म देने के लिए अपने रूप रंग को क्यों बिगाड़ रही है? जननी जने तो भक्त जन, जी। या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। अपने चेहरे का नूर क्यों बिगाड़ रही है? इन तीनों में से एक को जन्म दे, या तो वो भगत हो, या वो दाता मतलब दानी हो, या वो शूरवीर हो। जो मानव जीवन है ये संस्कारों में बटा हुआ है। संस्कारों में बटा है। ऐसी समाज की कल्पना हमारे ऋषि मुनि करते थे जी, कि ऐसे संतान पैदा हो, कि जो संतान पैदा हो वो शूरवीर पैदा हो। वो या तो भगत हो, या दानी हो, या शूरवीर हो। ऐसी परंपराएं चलती आई हैं जी। कितनी बार भारत के ऊपर विदेशियों ने हाँ, बहुत हमले सारे लोगों किए, ने आक्रमण किया। हमारे देश के लोगों ने बचाया, जी। पर कब तक बचाते? क्योंकि यहाँ पे तो खुद स्वार्थी लोग ही भर गए थे। जी। जी। 16 संस्कार है जी। सबसे पहला जो संस्कार है जी। उसे कहते हैं जी गर्भ धारण करने का संस्कार। दोबारा बताइए। गर्भ को धारण करने का संस्कार, गर्भ धारण करना संस्कार, ये सबसे पहला संस्कार है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसीव करने। कंसीव करने का संस्कार। आप एक बीज लगा रहे हैं, जी हाँ, वो बीज कब लगाना है? आपको बीज मौसम के हिसाब से लगाना पड़ता है। जब पता बारिश आने वाली है तो उसके पहले बीज को लगाया जाता है। मैं थोड़ी सी खेती भी करता हूँ। अक्सर हम लोग गर्मियों सर्दियों वाले बीज लगाते हैं, तो हमें ज़्यादातर बीज जनवरी में या दिसंबर में बोने पड़ते हैं, जी हाँ। ताकि फरवरी में बारिश हो तो बारिश का उसको लाभ मिले। जो सो इसी प्रकार जी हाँ, जब आपको बच्चे को पैदा करना है तो सबसे उत्तम टाइम है जी जी, गर्भ धारण करवाने का। सो गर्भ धारण करना भी अपने आप में एक संस्कार है। पहला संस्कार है जी। अगर बीज उत्तम समय में पड़ेगा तो उसका पौधा, उसका पेड़, उसका फल उत्तम होगा, जो मानव के कल्याण के लिए बनेगा। सबसे बढ़िया मास होता है जी गर्भ धारण करवाने का, जी। वो होता है जी माघ का महीना। जी, अभी ये हमने भी डिस्कशन decided- किया ये भी डिसाइडेड है कि आपको कौन से महीने में, क्योंकि उस समय जो ऋतुएं हैं जी वो अलग तरह की निखार में होती हैं। और गर्भ अगर धारण आपको भक्त पैदा करना है, दानवीर पैदा करना है, शूरवीर पैदा करना है, तो आपको माघ के महीने में ही उसकी तैयारी करनी है। तैयारी करनी है जी। इससे एक स्वस्थ और अच्छे गुणों वाला संतान पैदा होती है, जो माँ बाप का नाम रोशन करती है, समाज में इज्जतमान बढ़ाती है। जो कलंकित लोग पैदा होते हैं 20 साल पहले जी कभी ये आपने सुना था जी अनाथालय, नहीं होते थे। ये वृद्ध आश्रम, ये इंडिया में होते थे? जो कलंकित बच्चे हैं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो गलत समय पे वो बीज लगे हुए हैं। जैसे आप किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले योजना बनाते हैं, वैसे ही इस संस्कार को करने के लिए भी आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। जानवर नहीं है हम लोग। सो आपको एक योजना की तैयारी करनी पड़ेगी। हम भगवान राम के वंशीज हैं जी। भगवान राम ने इस देश को, समाज को स्थापित किया है। भगवान कृष्ण की धरती पे हम रहते हैं, तो हमें ऐसे संतान उत्पत्ति करनी है, ऐसी परंपराएं बनानी हैं जो हमारे देश को, हमारे समाज को, इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर, विश्व के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करे, अपना अधिकार स्थापित करे। मान लीजिए हमने माघ के महीने में सबसे पहला संस्कार है जी ये बीज गर्भ को धारण हमने संस्कार। डाल दिया। माघ के माह में आप माघ के बीज महीने में डालिए। अब डाल दिया, ये पहला उसके संस्कार बाद हो गया। सेकंड संस्कार आ गया जी, हमारा जो जी।
पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार, जी हाँ, ये किस ये प्रकार होता है? प्रमुख संस्कार है जी एक। जी इसमें बच्चे के जी जो गर्भ के अंदर है, जी। अभी एक बेर के समान है, जी 2 से लेके 2.5-3 महीने तक 3 महीने तक का जो 2.5 गर्भ महीने तक का है समय है, उसमें पुंसवन संस्कार होता कराया है। जाता है। इसमें पूजा पाठ की जाती है, प्रार्थना की जाती है, बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा प्रयोजन किया जाता है हवन का, उनकी दान सेहत का। ठीक रहे हाँ और जी, वो शुभ और रहे बच्चा। वो शुभ रहे बच्चा, उनके लिए ये संस्कार आज से नहीं बना जी, पुरातन परंपरा से। जैसे आप बगीचे में पौधा लगाते हैं तो उसको आप खाद देते हैं, पानी देते हैं, ये उसी प्रकार आपको बच्चे के लिए प्रे करनी है, आपको उसके लिए पाठ पूजा करना है, प्रार्थना करनी है ब्राह्मण भगवान से, आके सब कुछ ताकि करवाते जो हैं जी, वो बच्चा है वो सेहतमंद रहे, और माँ भी सेहतमंद माँ रहे, बाप भी दोनों माँ बाप और बच्चा दोनों दोनों ठीक रहे। सेहतमंद रहे। तीसरा संस्कार आता है जी, वो पुराणों में वर्णित है, जी। वो 8वें महीने में उसे किया जाता है जी, उसका नाम है सीमंतन्य संस्कार। सीमंतन्य संस्कार, इस संस्कार में क्या करते हैं? ये संस्कार बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो माँ के गर्भ में सीख के आता है जी बाहर। उस समय उसकी हृदय, जी उसका दिमाग सब अंग काम बन रहे करना होते हैं। शुरू कर देते हैं जी। बेसिकली जैसे तीसरे मंथ का संस्कार था वैसे ये ये 7वें संस्कार महीने है, का संस्कार 7वें है। महीने का संस्कार है जी। इसमें बच्चा हर चीज को समझता है, जानता है, जी माँ के गर्भ से बच्चे सीख के सब कुछ आते हैं जी। और वो जो चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, जो चीज वो सीख रहा है, वो 7वें महीने में सीखने शुरू कर देता है। सो ये संस्कार भी पाठ पूजा से जुड़ा हुआ पाठ पूरा जुड़ा हुआ है जी। इसका भी, इसमें वैसे तो कुछ शास्त्र लिखते हैं जी। कि गऊ की परिक्रमा करनी चाहिए माता को 7वें महीने में। 7वें महीने में, रोज गऊ की एक परिक्रमा करनी चाहिए। जी। उससे बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गऊ जहाँ सांस लेती है ना जी, वहाँ का वातावरण ऑटोमेटिकली शुद्ध होता है। ये इसी प्रकार जैसे कोई बड़ा आयोजन करना होता है उसके पहले तैयारी है, ये तैयारी का पाठ है जी। तो जब आपका 7वां महीना है गर्भ में तो आपको तैयारी करनी है जिससे माँ और बच्चा ठीक रहें। तो आप गौ माता का परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसे पाठ पूजा कर सकते हैं, किसी चारे को मिलके इससे रिलेटेड और आयोजन कर सकते हैं। 4th आता है जी जात कर्म संस्कार। जी जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से जी बाहर आता है, जन्म बच्चे का हो गया जी, जन्म संस्कार जन्म संस्कार कहते हैं जी इसे। ये बच्चे के लिए सबसे पहला संस्कार है धरती पे आने के बाद। ये स्वागत हुआ बच्चे स्वागत का हुआ आने है का, बच्चे का जी। और इस उसके संस्कार बच्चे के आने की जो शुभ कामनाएं हैं, जो उसका वेलकम है, उसके लिए हम उसके लिए पाठ पूजा पाठ करते पूजा हैं। की जाती है जी। उसका नामकरण जी जी। संस्कार भी इसके साथ ही प्रयोजन में किया जाता है। जैसे नया मोबाइल लेते हैं हम लोग तो उसकी सेटिंग्स करते हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में अच्छे मूल्यों को लेके आए, तो उसके लिए मोबाइल हमने नया लिया, अभी हम उस मोबाइल को अपने तरीके से सेट करते हैं। ऐसे ही जब बच्चा कोई पैदा हो रहा है, वो संस्कार के बाद हम उसके पाठ पूजा करते हैं। ये स्टार्टिंग हो गई जी बच्चे ये की जात धरती कर्म पे। संस्कार हो जात गया। कर्म संस्कार हो गया। जी। अब इसके बाद 5वां संस्कार आ गया नामकरण संस्कार। नाम रखना पड़ता है। ये तो बच्चे का जी, जो जन्म राशि निकली है जी बच्चे की, अच्छा, अक्सर देखा जाता है जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसका नाम नहीं रखते, उसका दिन जी निर्धारित हाँ, होता है उसका कुछ लोग 13 दिन, अगर कि बच्चा 11वें दिन रखेंगे, अगर 12वें दिन। बच्चा गंड मूल में है तो 27 दिन बाद उसका नामकरण संस्कार होगा। जी अगर बच्चा नॉर्मल है, स्वस्थ है, तो उसका संस्कार 11 दिन, 13 दिन, जो 17 दिन, नामकरण होगा वो 11वें दिन या 12वें दिन होगा। 11वें या 13वें दिन 11वें या 13वें दिन पे नामकरण एक- संस्कार किया ये जाएगा। 5th संस्कार है जी हमारा, नामकरण संस्कार। इसमें बच्चा, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, घर में हवन होता है, बच्चे को आशीर्वाद दिए जाते हैं, नाम रखा जाता है, नाम से फिर उसकी पहचान बनेगी। नाम की उससे पहचान बनेगी, इसके और लिए आगे भी पासपोर्ट उसकी भी बनेगा जी उसका नाम से। तो ये 5वें संस्कार से बच्चे का आज एक नामकरण हुआ है। ये जो नाम रखा जाता है, ये नाम रखा जाता है उसके लगन कुंडली के लगन हिसाब से कुंडली जो के उसकी हिसाब से। राशि निकलती है, चंद्रमा राशि जो निकलती है जी, उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। जी। अब बच्चे का नामकरण हो गया है जी 11वें या 12वें या 13वें दिन,
उसके बाद का संस्कार, 6वां अब संस्कार। सिक्स संस्कार आ गया या बच्चे को थोड़ा सा घर से बाहर भी निकालना है। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ उसको निकालना, हाँ, लोग निकालते छुपा नहीं के है, रखते घर हैं। के छुपा के रखते हैं, नजर ना लग जाए छोटे बच्चे को। मौसम के हिसाब से नहीं घर में से निकाला जाता, सर्दी है बाहर, गर्मी है बाहर। अब बच्चा 4 महीने का हो गया जी। अब सिक्स संस्कार है जी हमारा, निष्करण संस्कार। निष्क्रम संस्कार। इससे बच्चे को बाहर की हवा लगवाई जाती है जी। जी, बच्चा बाहर के वातावरण में सांस लेता है, बच्चा बाहर के वातावरण को देखता है, नई नई चीजें जैसे कोई देखता है। कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है, तो उस प्रोडक्ट को बाजार में जब पहली बार लेके जाया जाता है, उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करते, आज हमने इस संस्कार के माध्यम से अपने बच्चे को लॉन्च किया है बाहर की हवा 4 लगवाई है महीने जी। हो गए हैं अभी। अभी हमारा नामकरण भी हो गया, अब हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये हमारा बच्चा, तो उसका ये संस्कार होगा। किसी मंदिर में लेके जा रहे हैं जी, गौशाला में लेके जा रहे हैं। तो ये संस्कार की पुरानी विधि, पुरानी परंपरा चलती आ रही है, नया कुछ नहीं है। इसे लोगों ने छोड़ दिया, भूल गए, क्योंकि अब समय नहीं है किसी के पास। जैसे लड़कियां अपने बच्चा जब हो जाता है उसको लेके मायके जाती हैं, हाँ जी, ये 4 4 महीने महीने बाद का हो मायके गया, जा उसके रही बाद हैं। जाएगी मायके। ये वही प्रोसेस है ये जी, वो संस्कार है वो संस्कार है। जो हम अनजाने में कर जाते हैं, बट हमें हमें पता पता नहीं नहीं हम कर क्या होता रहे कि हैं। हम संस्कार कर रहे हैं। सर अब आ गया जी सेवंथ हमारा जी, अन्नप्राशन संस्कार। जी, अब तक बच्चा जी माँ का दूध ग्रहण कर रहा हाँ था। जी, जी, अब इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को अन्न का दाना दिया जाता है जी, मंत्र उच्चारण के साथ। जी, अन्नपूर्णा माता का नाम लेके घर के बड़े बुजुर्ग, दादी दादा या नाना नानी, जी, बच्चे को अन्न का दाना उसके मुख में डालते हैं जी, कि आज इसका अन्न प्राण, इसलिए इसको अन्न संस्कार बोला अन्न जाता प्राणन संस्कार कहते हैं जी। है। जब अन्न का पहला दाना उसके हम बच्चे बच्चे के के पेट मुख में में गया है डालेंगे, जी। तो ये कौन से समय होता है? ये सर होता है जी लगभग 6वें से 8वें 11वां महीने में, जी, या 7वें महीने में, 9वें महीने हर में। किसी का अपना 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 तरीका। अपना रिवाज है, तो इस ढंग से। अब 8वां संस्कार है जी, मुंडन संस्कार। जी, ये तो अक्सर सभी लोग जानते हैं हाँ जी, कि पहले साल में या तीसरे साल अक्सर में, साल बाद कराए जाते हैं या किसी के तीसरे साल पे हो जाती है। ये 2 ही कंडीशन है इसका जी। बहुत महत्व होता है जी। अपने कुल देवी के जाके, अपने कुल देवता के जाके बच्चे के नए बाल जी, वहाँ पे जाके मुंडन के रूप में काट के देवी को अर्पण किए जाते हैं, और बच्चे की लंबी आयु की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे जीवन की प्रार्थना की जाती है। जैसे आप नए कपड़े डालने से पहले पुराने कपड़ों को उतार देते उतार हैं, देते हैं। ऐसे ही बच्चे का ये संस्कार उसके पुराने बाल जो हैं वो उतार जो- के, ताकि उसके पुराने जन्म के जो दोष हैं दोष है वो खत्म वो हो, खत्म हो और वो नए संस्कार में जाए, नए नए जीवन नए में जीवन में प्रवेश करें। जी। सर 9th है जी, कर्ण भेद। कान भेद। कर्ण भेद, कान कान भेद, ये बड़ा प्राचीन संस्कार है जी, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। बच्चों के कान छिदवाने, बच्चों के कान छिदवाने से जी 2 दोष खत्म हो जाते हैं। एक तो ये तो कुंडली, अक्सर लड़कियों के छिदवाए जाते हैं कि लड़कों के भी? दोनों के छिदवाए जाते हैं, इसमें दोष कोई नहीं है, जी, मैंने खुद छिदवाया हुआ है। जी, इससे एक तो केतु ग्रह ठीक होता है जी। जी, जितना भी शरीर के अंदर जी बुरा पानी होता है ना जी, वो कान छेदन के बाद इस रास्ते से बाहर निकल आता है। ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बनी जी, इनके पीछे कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक रीजन है। एक कान छेदन के बाद बच्चे का जी ऑटोमेटिकली मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है समाज में। कह रहे स्वास्थ्य और सौंदर्य को भी फर्क जो पड़ता है इससे? गंदा पानी है शरीर का जी, वो सारा बाहर निकल जाता है कान छेदन के बाद, शरीर स्वस्थ हो जाता है। कान छेदना हिंदू परंपरा का। हिंदू, आप भी छिदवा दीजिए जी एक बार, 2-4 दिन के लिए, जी, शरीर के कई कष्ट खत्म हो जाएंगे। अक्सर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य उपाय में भी बताते हैं। कान छेदन करवाइए, और इसका एक फायदा और मिलेगा जी, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको संतान की कोई टेंशन हो रही है, संतान की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, संतान की विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही है, आप अपना कान छिदवा दीजिए जी, बच्चे को फायदा मिल जाएगा। जैसे किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हम उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, वैसे ही हम अगर कान छिदवा देंगे तो हम लोग काफ़ी चीज़ों से बच जाएंगे। केतु के बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। जी,
ये एक सिंबल है, ये एक रिप्रेजेंट करता है हमारे अच्छे समय आने की निशानी है जी कान छेदन। कान छिदवाना भी एक संस्कार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजपूत समाज में तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जी कान कान छिदवाने। छिदवाने का। इतना बड़ा उत्सव वो बच्चे के जन्म पे नहीं बनाते जितना बड़ा उत्सव वो बच्चे के कान छेदन में बनाते हैं। सर 10th है जी हमारा विद्या विद्यारंभ संस्कार, संस्कार, गुरुकुल। गुरुकुल जाना पुरानी परंपरा है। हर माता पिता अपने बच्चे को गुरुकुल लेके जाते थे। काल समय के अनुसार अच्छी शिक्षा की शुरुआत शिक्षा के की लिए शुरुआत बच्चे करी को जाती पहले है। दिन जब हम स्कूल लेके जाते हैं वो भी सबसे अपना पहले एक संस्कार। गणेश जी की पूजा करवाई जाती है जी, जी, सरस्वती माता जी की पूजा करवाई जाती है। इस संस्कार के माध्यम से ये बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू शिक्षा करने की का दिन यात्रा है। आज से शुरू हो गई जी बच्चे की। ये संस्कार है। शिक्षित बच्चा नहीं होगा तो आगे कैसे चलेगा। हाँ, कोई एक पहला दिन होता है जब आप स्कूल जाते हैं, स्टार्टिंग तो होती है। वो एक दिन एक शुभ आपकी मुहूर्त देख जिंदगी के, का एक संस्कार है। एक शुभ मुहूर्त देख के वो मुहूर्त देख के आपको गृह यात्रा अपनी शुरू करके गणेश जी की फिर और उसके सरस्वती जी हिसाब की से पूजा आपको ये करके यात्रा शुरू आपको करनी स्कूल है। छोड़ना होता है जी बच्चे जी। को। उपनयन संस्कार ये क्या है जी। ये 8 से 12 साल की उम्र में होता है। ये ना पहले परंपराएं चलती थी कि हॉस्टल में बच्चों को छोड़ आना, जी, गोकुल में बच्चों को छोड़ आना, ये उस संस्कार का पार्ट है। जी। पर आज ये चीज़ बंद हो चुकी है। जी, विद्या आरंभ संस्कार है, ये उसी का पार्ट है। पहले बच्चे को गोकुल में रहते थे, माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। जी। फिर 2-3 साल बाद जब बच्चे को माता से मिलवाते थे, ये उस संस्कार का नाम दिया गया है जी। तो हर एक चीज़ का महत्व है। महत्व है। आज हम ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, बट पुरातन समय में ये सर सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को ना, क्योंकि आज गुरुकुल तो रहा ही नहीं, गुरुकुल हमने तो जाता ही अपने नहीं कोई। बच्चों को ना खुद पंगु बना दिया जी। उन्हें हमने सारी फैसिलिटीज दे दी। हमारे गुरुकुल खत्म हो गए। आज भी मुस्लिम लोग मदरसों में पढ़ते हैं तो उनके पास धार्मिक एजुकेशन होती है। पूरी एजुकेशन। उसी तरह हमारे पास पुराने समय में गुरुकुल होते थे जिनमें बच्चा इस संस्कार के लिए जाता तो था। सर बच्चा आज ये बड़ा, संस्कार ही नहीं रहा। बच्चा बहुत स्ट्रोंग होके बाहर निकलता था जी गुरुकुल में। उसे पता है अपना जीवन कैसे बिताना है, कम साधन होने के बाद जीवन को कैसे बिताना है। गोकुल में चाहे राजा का बच्चा हो, चाहे सारथी का बच्चा हो, सब गुरु के सामने एक समान धार्मिक यात्राएं बचपन से ही शुरू हो जाती थी इन संस्कारों से। संस्कार सो आज ये संस्कार हम लोग भूल गए भूल हैं। गए हैं जी, अच्छी तरह बुरी तरह से भूल गए हैं। उसके बाद उसके है बाद वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। जी, अब शिक्षा लेने के बाद ज्ञान ले लिया, जी, अब बच्चे को धर्म कर्म करने की जो अनुमति मिलती है जी, जी, वो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने के बाद मिलती है। जी। वो जनेऊ को धारण करता है, विधि विधान के साथ जनेऊ को धारण करवाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, गुरु के द्वारा। अब वो जी बच्चा आज जनेऊ धारण करने के बाद जी, पूर्ण रूप से धर्म कर्म करने के योग्य बन गया है। वो कोई अनुष्ठान कर सकता है, वो कोई बड़ा यज्ञ कर सकता है, जी, वो कोई बड़ा नित्य कर्म कर सकता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए धर्म कर्म करना, यज्ञ करना जी। निष्फल है। सो वैदिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो इसी संस्कार से होती है। इसी से शुरू होती है जी। हम लोग तो भूल गए इन सारी संस्कृतियों को। हमने जान के भुला दी। हमारे घरों में क्या होता है, हनुमान चालीसा जी होते हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ होते हैं, हम लोग अमृतवाणी पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा तो धार्मिक ग्रंथ भी नहीं होते हमारे घरों में। तो वैदिक शिक्षा जो तो भूल गए लोग। ग्रंथ पढ़े हैं जो उनकी भी हम संभाल नहीं रखते, खोल के भी नहीं देखते। एक वेस्टर्न कल्चर को हमने अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया है, जो कि आगे चल के हमें बहुत बड़ी परेशानियां दिक्कत देने वाला है। हमारा खान पीन वेस्टर्न हो गया है। आप यहाँ पे क्या सलाह देना चाहेंगे हर सनातनी को अपने घर पे बच्चों के लिए? कौन से धार्मिक ग्रंथ कम होने से चाहिए? कम अपने बच्चे को जी रोज नियम से जी, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए। कुछ मत करो, स्टार्टिंग यहीं से करो आप। संकट मिटे मिटे सब पीरा। स्कूल जाने से पहले 2 मिनट 3 मिनट उसे बिठाओ, हनुमान चालीसा
पढ़ के सुनाओ। हाँ, कुछ तो बच्चे के अंदर प्रभाव जाए। आज आप बीज डालेंगे जी, वो कल जाके फलित होगा। स्टार्टिंग यही से करनी चाहिए जी। मंदिर लेके जाओ बच्चों को छुट्टी वाले दिन, जी मंदिर में पूजा करनी है, बताओ कैसे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, जी हनुमान जी के दर्शन करने हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, बताइए। वेदों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, भगवान की जानकारी, ये सब ये संस्कार माँ बाप को देने माँ होते बाप हैं। को देनी चाहिए। और यही संस्कार आज के दिन मिसिंग है, क्योंकि माँ बाप को ही नहीं पता। मेरे को एक बात बताइए विनय जी, बुढ़ापे में रोटी कौन देता है? पुत्र पुत्री। बुढ़ापे में विनय जी रोटी देते हैं तुम्हारे दिए हुए संस्कार। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं ना जी, जी फिर तो आपके लिए आपके बच्चे थालियां सजा सजा के लाएंगे। बुढ़ापे में ना तो पैसा रोटी देता जी, ना पुत्र देता, ना पुत्री देती, आपके दिए हुए संस्कार रोटी देते हैं। जी इसलिए संस्कारों को मानिए, समझिए, इन पे विचार कीजिए। हमारा नेक्स्ट संस्कार के शांत संस्कार है जी जी 13वां। जी जब बच्चा 17-18 साल की उम्र का हो गया जी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था धारण कर गया, जी इस संस्कार के माध्यम से उसे उसकी जिम्मेवारी का एहसास करवाया जाता है कि अब तू बड़ा हो गया है, अब तू खेती बाड़ी के कार्य के माध्यम से अपने पिता के कारोबार में जो रोजगार के साधन है उसके अंदर तेरी आज से एंट्री हो गई है, तू उसे संभाल, अपनी जीवन की अपने चुनौतियों, जिम्मेवारियों को संभालो, जीवन की चुनौतियों के लिए तैयारी तैयारी बच्चे करनी। की। जी हाँ, ये वो संस्कार है। आगे है समावर्तन संस्कार। ये 14वां संस्कार है जी, संवर्तक संस्कार। जी पढ़ाई हो गई है जी पूरी, जी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, पिता ने थोड़ा बहुत अपने व्यापार के बारे में बता दिया बच्चे को, बंदा कारोबार को कर्म बता करने दिया। के लिए तैयार है। अब सर ये 14वां संस्कार है जी, ये बच्चे को पूर्ण रूप से कारोबार, व्यापार, जिम्मेवारी, सामाजिक और व्यावसायिक व्यवसाय जीवन आपको करने के कैसे लिए जीना उसको है। जीना है। जैसे डिग्री लेने के बाद आप आके या तो गल्ले पे बैठते हैं या दुकान पे जाते हैं या फिर आप नौकरी करने के लिए जाते हैं। ये 14 संस्कार अपने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जन्म से लेके हमने बच्चे को जी खड़ा कर दिया, खड़ा हो गया बच्चा, उसने पढ़ाई खत्म कर ली है, अब वो अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां निभाने के लिए आगे घर से निकला है। निकल रहा है। जी अब अब आ गया जी 15वां 15वां विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। विवाह की अति सही उत्तम जो समय है आज के दिन, आज के हिसाब से वो कौन सा समय सही है, कौन सी आयु सही है? कौन सी आयु? देखिए जी, पिछले 10 साल में जो रिसर्च मैंने की है ज्योतिष के माध्यम से, आयु जो सही है ना, स्टिक, जो बच्चे लाइफ को बढ़िया ढंग से जी रहे हैं, सही आयु है 24 साल से लेकर 27 साल तक। 24 से 27 के बीच में आपको विवाह संस्कार विवाह कर लेना चाहिए जी। इसके बाद अगर 27 आप पार कर गए ना, फिर आप शनि देवता के संपर्क में आ रहे हो, फिर 30-31 तक शादी नहीं होती। सो विवाह संस्कार जिनकी शादी मान लो 31 में हुई है जी, जी। 32-33 में जाके वो माता पिता बनते हैं। कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती 50 साल की उम्र तक तो उनके बच्चे अभी है ऐसे घूम स्कूल ही कॉलेज जा रहे हैं जी। जी। कब वो जिम्मेवारियां अपनी पूरी करेंगे, कब निभाएंगे? जी। सबसे सही आयु है जी 24 से 24 27 साल। 27 साल। और विवाह संस्कार के अंदर क्या होता है? विवाह संस्कार है जी, एक आप सब जानते हैं, जी जब विवाह का समय आता है तो पुरातन मंत्रों द्वारा फेरे करवा के इस विवाह संस्कार को पूर्ण किया जाता है जी। ये गृहस्थ जीवन की गृहस्थ शुरुआत जीवन की है। प्रवेश हो गया, गृहस्थ जीवन में हमारा आगमन हो गया, नए जीवन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप हो गई है, आज के बाद आप अकेले मालिक नई नहीं है। जिम्मेवारियां, नए परिवार आपकी हमारे जिंदगी साथ, का भाग किसी और के पास भी है। किसकी और कई जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं। और इसमें एक चीज़ और है जी, आप जानते हैं या नहीं जानते, आप जब अनमैरिड थे जी कोई भी,
वो जो भी धर्म कर्म करते थे ना जी, वो उनका सारा फल उन्हें ही मिलता उन्हें था। मिलता था। शादी के बाद आप जो भी धर्म कर्म करते हैं, मेल पुरुष जो भी धर्म कर्म करते हैं जी, वो आधा ऑटोमेटिकली स्त्री के खाते में चला जाता है। अच्छे कर्म जाते हैं, अच्छे कर्म जाते बुरे कर्म नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप जानकार हैं इस चीज के। और स्त्री जो अच्छे कर्म कर रही है जी, वो उनके पास ही है, वो आपके खाते में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपकी कमाई में से आधे ले जाएंगे वो? आधे वो ले जाएंगे। ये विवाह संस्कार है जी। ये प्रण करके वो आपके साथ लक्ष्मी जी के रूप में विराजमान हुई है। 7 फेरे जिन्होंने और ले लिए, विवाह संस्कार अब संपन्न आपकी किया। जिंदगी में से आधी कमाई होने की है। आधे धर्म कर्म अच्छे कर्म वो ले जाएंगे। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जब तलाक होता है तो आधे पैसे तो उसी टाइम लक्ष्मी जी को देने पड़ते हैं। करते हैं सर। 16 संस्कार है, अंतिम संस्कार। ये जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम संस्कार है, जो भी वैदिक मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा जी, जानने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए। आपने जीवन में जो जो अच्छे बुरे कर्म किए थे, इस जीवन की यात्रा यहीं पे समाप्त है, और अगले जीवन की यात्रा 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाएगी। 4 दिन बाद दोबारा यात्रा जो है। अगली यात्रा शुरू हो जाती है जी। ये गाड़ी यहीं तक चलनी थी, इसके बाद अब नया अब शरीर, आपको नया शरीर मिलेगा। नई गाड़ी में बैठना है, नई टिकट खरीदनी आत्मा है। वही है, शरीर नया मिलेगा, फिर यात्रा है। जैसे को पुरानी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक के आखिरी पेज पे हैं, पुस्तक खत्म होगी, अब वो किताब खत्म आपके लिए, अब वो नई किताब पढ़ेंगे, नई के हिसाब से जिंदगी चलेगी। अगर बार बार इस विधि में नहीं पढ़ना है, जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने आप को भगवान को समर्पित करें। इसीलिए अंतिम संस्कार पे बोला जाता है राम नाम सत्य है। पहला संस्कार शुरू हुआ, गर्भ धारण किया राम जी का नाम लेके। जी, अंतिम संस्कार हुआ राम नाम सत्य। राम नाम सत्य लेके। जन्म से लेके मृत्यु तक हमने 16 पड़ाव पार किए हैं। जी, इन 16 पड़ावों में हमेशा राम जी का नाम लिया गया है। भगवान महादेव अपने शरीर के ऊपर भस्म रमाते हैं, भस्म से लिप्त रहते हैं। उन्हें सबसे प्रिय भस्म है। क्यों? जिस शव के चारों तरफ राम नाम का नाम लिया जा रहा है, बार बार राम नाम सत्य कहा जा रहा है, उसे जलाने के बाद जो भस्म है, भगवान उसे धारण करते हैं। हमने करना क्या है जी? अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को जी, निभाने की कोशिश करनी है। जी, कर्म अच्छा करने का प्रयास करना है, किसी का दिल ना दुखे। बार बार जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए राम जी की शरण में रहना है। वही हैं जो हमें बचा सकते हैं, जी, हमें इस नरक रूपी नौका से पार करवा सकते हैं। कर्म में रहना बहुत मुश्किल है। ये 16 संस्कार सिर्फ धार्मिक कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने वाले नियम हैं। जीवन को जानने की परंपरा है जी एक। ये हमें अच्छे कर्म, जिम्मेदारी और आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करते हैं। हमें ये 16 संस्कारों को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, तभी हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमारी ये जीवन यात्रा पूरी होगी। इन संस्कारों को समझकर अपनाने से जीवन और समाज दोनों ही बेहतर होते हैं। समाज बेहतर होगा जी, यही हमारी कामना है। समाज में से स्वार्थ की भावना खत्म हो, परोपकार की भावना जागे। मुझे लगता है इन 16 संस्कारों को अपनाकर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बना सकते हैं जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।